रिकॉर्ड। ओके, तो इससे पहले मैं बात कर रहा था कि अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 की तरफ आएंगे। चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक टाइटल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस है, और इस वाले पूरे चैप्टर में से हम सिर्फ एक ही सब टॉपिक को टच करेंगे जो कि आपका 5-4 है। तो अभी जैसे स्लाइड से अंदर आते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो चैप्टर नंबर 4 अब हम खत्म हो गया। तो चैप्टर नंबर 4 जो आपका स्ट्रक्चर्स वाला चैप्टर था, उसके अंदर हमने सिर्फ ट्रसेस की थी, हमने उस पर मेथड ऑफ जॉइंट्स किया था और मेथड ऑफ सेक्शंस किया था। ठीक है, हमने सिर्फ 2 डायमेंशन ट्रसेस की हैं, 3 डायमेंशन की तरफ हम लोग नहीं आ रहे, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है और आपके कोर्स के बाउंड से बाहर हो जाती है। ओके, तो क्विज जैसे हम लोग अभी क्लास कर लेते हैं तो अराउंड 3:15, मतलब जैसे ही हम लोग ये अपना जितना मैंने आज कवर करना है उतना करना है, उसके बाद फिर आप लोगों को स्टार्ट हो जाएगा। रहमान, आपने अभी अटेंडेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जब मैं बताऊंगा तो तभी आपने लिखना है। तो अटेंडेंस जब भी मैं बताऊंगा तभी आप लोगों ने मेंशन करनी होगी, ठीक है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई एम नॉट श्योर ये कौन सा वीक चल रहा है, मैं भी काफी वीक के उससे बाहर था, मगर लेट्स सपोज दिस इज वीक 16। ठीक है, एक स्टूडेंट का एक सवाल है, इसको प्राइवेटली आंसर कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस हैं। आप देख सकते हैं कि ये सब टॉपिक्स हैं। आपको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड्स, लोकेशन इनकी किस तरह फाइंड करनी है, ये सारी चीजें हम लोग इस पे देख रहे होंगे। लास्ट चैप्टर नहीं है, इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 6 करेंगे जो कि फ्रिक्शन वाला चैप्टर है। फ्रिक्शन वाला चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर होगा। आपने जो एफएससी के अंदर और मैट्रिक के अंदर जो फ्रिक्शंस के रिलेटेड, जो मैकेनिक्स के रिलेटेड टॉपिक किया था, एग्जैक्टली वही चीज है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, बिस्मिल्लाह। तो बेसिकली हम लोग जो हमने शुरू पे डिस्कस किया था, जब हम लोग फोर्सेस बता रहे थे चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फोर्सेस होती हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड फोर्सेस होती हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस होती हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्चुअल जो आपकी रियल लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टायर है ग्राउंड के साथ टच हो रहा है, तो अगर हम लोग दूर से देखें तो यहाँ सिर्फ एक ही रिजल्टेंट लगेगा, मगर इन एक्चुअल जो रिजल्टेंट होता है वो उसके पूरे सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जितनी सरफेस एरिया आपकी गाड़ी उसके साथ टच हो रही है। तो इसी तरह आपकी बॉल बेयरिंग्स हो गया, तो अब अगर दूर से देखें तो आपको ऐसा लग रहा होगा सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, इसकी जो भी वेट के ऑपोजिट नॉर्मल फोर्स लग रही है, मगर आप जितना इनलार्ज करेंगे उसको उतना ही आपको नजर आएगा कि ठीक है वो एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुई भी होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास जो मेंबर्स हैं, जो कि हम लोग अभी ट्रसेस के अंदर देख रहे थे, तो हमारे पास हर ट्रस, हर मेंबर एक पिन के साथ कनेक्टेड था। तो पिन के ऊपर भी जो फोर्स लग रही होती है, तो अगर उस पे कंप्रेशन लग रही थी, तो वो पिन के ऊपर इस तरह फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हुई भी होगी इसकी। तो बेसिकली ये आपको सॉर्ट ऑफ पिक्चर देना चाह रहे हैं कि आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस किस तरह होती हैं। अच्छा, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है फोर्सेस की, ठीक है, तो फोर्स बेसिकली अभी इसके अंदर जो भी हमने यहाँ देखा है, फोर्स हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी एरिया के ऊपर, राइट। यहाँ आपके पास थोड़ा एरिया है, इधर थोड़ा एरिया हो गया, इधर एरिया है, और इसके ऊपर एरिया आ रहा है आपका। अच्छा, अब जो फोर्सेस होती हैं वो 3 कैटेगरीज पे डिवाइड हुई होती हैं जब जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। एक हो गया लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट आपके पास वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग ब्रीफली इन तीनों को देख लेते हैं कि इनका क्या मतलब है। मेरी आवाज होपफुली सबको सही आ रही है। जी, तो जो आपकी लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बेसिकली वो चीज होती है कि जब आपकी फोर्स किसी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, तो लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसकी एग्जांपल ये है कि आपके पास जो ब्रिजेस हो गए, या फिर आपके पास कोई बीम के ऊपर फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, जैसे हम लोग अक्सर जो आप 2 डायमेंशन के अंदर देख रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, हमने उनको किया नहीं था,
जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक इस तरह की बीम थी और फिर अगर आपके पास इसी तरह फोर्सेस यूं डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं, तो जो फोर्स होती है वो कुछ लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, तो उसका हम लोग बेसिकली न्यूटन पर मीटर कहते हैं, क्योंकि ये पर लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग लाइन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके बाद फिर आपके पास एरिया डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक फोर्स होती है, वो ओवर द एरिया डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। तो इस चीज को आप लोग ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है, इसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। ठीक है, प्रेशर बेसिकली होता है कि एरिया के ऊपर आपने फोर्स डिस्ट्रीब्यूट की, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला बेसिकली प्रेशर होता है वो। और इसी चीज को आप आगे जाके पढ़ेंगे कि खासतौर पर मैकेनिक्स के अंदर, सॉलिड मैकेनिक्स जो कि आपकी जिसके अंदर आगे आप लोग डायनामिक्स पे आएंगे, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स पे आएंगे, तो प्रेशर को यूजुअली हम लोग स्ट्रेस के तौर पे कह रहे होते हैं। दोनों एक ही चीज होती है, मगर स्ट्रेस थोड़ा क्या नाम है, आप कह लें कि एक प्रोफेशनल टर्म होता है, और स्ट्रेस बेसिकली ज़्यादा इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस इन सॉलिड्स होता है। प्रेशर ज़्यादातर आप उसको कहते हैं कि जब आप किसी फ्लूइड के ऊपर बात कर रहे होंगे कि फ्लूइड का प्रेशर आ रहा है, राइट, तो तब आप बेसिकली ये चीज़ कह रहे होते हैं। तो इसके जो यूनिट्स होते हैं वो आपके पास फोर्स हो गई, और वो यूनिट एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, जिसको हम लोग पैस्कल कहते हैं। अच्छा, आखिरी चीज, जो फोर्स जब किसी वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होती है उसको हम लोग बॉडी फोर्स कहते हैं। बॉडी फोर्स हमने शुरू शुरू में भी डिस्कस किया था। बॉडी फोर्स बेसिकली वो चीज होती है जो थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी पे अप्लाई हो रही होती है। और इसको हमने डिस्कस किया था कि जो फोर्सेस जो पूरी बॉडी के ऊपर लग रही होती हैं वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, जिसको हम लोग जी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई, जो कि पूरी करंट के थ्रू लग रही होती है। और उसके बाद आपके पास मैग्नेटिक फोर्स हो गई, ये पूरी बॉडी के ऊपर लग रही होती है एज अ होल, राइट। तो इनको हम लोग बेसिकली पूरे वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, तो अब हम लोग जो, अच्छा मैं अभी जो ये बता रहा हूँ आपको, ये बेसिकली जो 5 जो 5th चैप्टर है उसका जो सब टॉपिक्स हैं, जैसे 5.2 है, इसकी बेसिक समरी मैं आपको दे रहा हूँ। हमारा कंसर्न ज़्यादा है 5-4 पे, उसकी तरफ हम लोग आ रहे हैं, मगर बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, सच दैट जब हम लोग सब टॉपिक 5-4 पे आए तो वो आपको ज़्यादा आइडिया हो कि क्या उस पर हो रहा है। ठीक है, ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अटेंडेंस जब मैं बोलूँगा तभी एप्लीकेबल होगी। अगर अभी कोई मुझे अटेंडेंस लिख के देगा तो उसकी एब्सेंट लिखी जाएगी। ऑलराइट, तो अच्छा, आपने फिजिक्स के अंदर अपनी एफएससी के अंदर पढ़ा होगा कि अगर आपके पास कोई इरेगुलर शेप्ड बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास किस तरह फाइंड करते हैं। तो आपने एक एक्सपेरिमेंट, आपको अगर याद हो, आपने देखा होगा कि एक इरेगुलर बॉडी होती है, जैसे आप ए के अंदर देख सकते हैं, तो किस तरह उसे उसकी सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं। आप ये करते हैं, उसको हैंग करते हैं किसी भी एक पॉइंट पे, उसको ए पॉइंट फॉर एग्जांपल कह दिया। फिर क्या करते हैं, आप उसकी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे बिल्कुल जो सीधी लाइन जा रही होती है। आप फिर इसी प्रोसेस को आप किसी और पॉइंट के साथ रिपीट करते हैं। फिर उस पॉइंट से जब आप उसको हैंग करते हैं तो उस हैंग करने के बाद आप उसको कंटिन्यू नीचे करते रहते हैं। फिर अगर आपको तीसरी पॉइंट की जरूरत है तो आप तीसरी पॉइंट करते हैं। फिर जहां भी ये पॉइंट्स लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ये आप कहते हैं ये आपका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो ये स्लाइड पढ़ लें, इसके ऊपर जो चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो ओके, अब बात आ जाती है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दरमियान डिफरेंस क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको जैसे पता है कि जब ग्रेविटी एक बॉडी के ऊपर लगती है तो वो किसी हर पॉइंट पे लग रही होती है ऑब्वियसली, मगर उसका एक सेंटर होता है जिसके ऊपर वो क्या नाम है, अगर आप सारी लाइन ऑफ एक्शंस देखें तो वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही होती हैं। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होती है एज लॉन्ग एज ग्रेविटी फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है। ठीक है, और यूजली सब बॉडीज के ऊपर आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कॉमन एक ही चीज होती है, राइट।
ज्यादातर फिजिक्स के अंदर और आपकी मैकेनिक्स के अंदर सेंटर ऑफ मास कंसिडर किया जाता है इसको, ठीक है। दोनों है एक ही चीज, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा आपकी यूनिफॉर्म ही रहती है जब आप छोटी बॉडीज को डिस्कस कर रहे होते हैं। डिफरेंस ये आता है कि जब आप फॉर एग्जांपल स्पेस पे जाते हैं तो स्पेस पे आपकी ग्रेविटी चेंज हो जाती है, राइट। तो आपका इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी अगर चेंज हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपकी चेंज हो गई तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी डेफिनेटली चेंज होगा आपका। हाउएवर मास तो आपका सेम ही है। इस वजह से खासतौर पे जब रॉकेट्स के और स्पेस शटल्स के ऊपर जब उनकी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं तो वहाँ सेंटर ऑफ मास कंसिडर किया जा रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ओवरऑल सेम चीज़ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास तकरीबन सेम है एज लॉन्ग एज ग्रेविटी आपकी यूनिफॉर्म एंड पैरेलल हो। ओके, उसके बाद सेंट्रॉइड की तरफ आ जाते हैं। सेंट्रॉइड क्या चीज़ होती है? सेंट्रॉइड बेसिकली किसी भी ज्योमेट्रिक शेप का सेंटर होता है। तो अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का आपको सेंटर पता है, आपको सर्कल का सेंटर पता है। तो इसी तरह अगर आप वॉल्यूम्स के अंदर चले जाएं तो हर वॉल्यूम का भी अपना सेंटर होगा। अगर आपके पास क्यूबिक शेप है तो क्यूबिक का सेंटर उसके एग्जैक्टली सेंटर पे होगा। तो इसी तरह मतलब आप इन चीज़ों को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है जब आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, खासतौर पे जैसे आप किसी रेस कार को देख लें। अगर आपके पास एक रेस कार होगी, जैसे फार्मूला 1 की गाड़ी हो गई, अब फार्मूला 1 की गाड़ी का सेंट्रॉइड बेसिकली किधर होगा, किस तरह फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो प्रॉपर कैलकुलेशंस करके आप उसको फाइंड कर सकते हैं। क्यों फाइंड करना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आपका जो सेंट्रॉइड होता है वो आपकी फोर्स कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल आता है। जब आप उसकी फोर्सेस कैलकुलेट कर रहे होंगे कि भाई ये कर्वेचर के ऊपर किस तरह ये कर्व गाड़ी मारेगी, कितनी स्पीड से, फॉर एग्जांपल आप और ये प्रॉपर कैलकुलेशंस की भी होती हैं कि अभी अगर 60 डिग्री का कर्वेचर आर्क आ रहा है तो उस पर अपने स्पीड इतनी कर लेनी है। तो ये कैलकुलेशंस के हिसाब से होता है ये सारा कुछ। तो वहाँ एक गाड़ी की जो सेंटर ऑफ जो सेंट्रॉइड है वो कोशिश होती है उनकी कि हमेशा लोएस्ट पॉसिबल हो, जितना ग्राउंड के करीब हो उतना हो। इस वजह से होता है कि क्या नाम है, जितना ग्राउंड के करीब होगा उतना उसको टॉपल ओवर होना मुश्किल हो जाएगा, जितना वो ऊपर होगा उसको हल्के से धक्के से वो टॉपल हो सकती है। इस वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि जो आपकी जीप्स होती हैं वो खासतौर पर अगर आप बहुत तेजी से चलाएं तो वो टॉपल ओवर हो सकती हैं। यूजली जो आपकी मेहरान्स होती हैं, आपने अक्सर देखा होगा मेहरान्स का एक्सीडेंट बहुत जल्दी हो जाता है, वो इस वजह से कि वो बहुत लाइट वेट गाड़ी होती है और खासतौर पे अगर आप उसको बहुत तेजी से कर्व मारे तो वो उसका टॉपल होने का डर होता है। हाउएवर जो आपकी अच्छी गाड़ियां हो जाए, मर्सिडीज या कोई और हैवी गाड़ियां हो जाए, तो इन पे ये प्रॉब्लम नहीं आती, राइट। अच्छा, अब अगर आपके पास डिफरेंट बॉडीज हैं, राइट, डिफरेंट शेप्स हैं, तो हर शेप का अपना सेंट्रॉइड होगा और ओवरऑल बॉडी का एक अपना सेंट्रॉइड होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास देख सकते हैं, यहाँ दो बॉडीज हैं, ठीक है। एक आपके पास ये रेक्टेंगुलर क्यूब है और एक आपके पास ये क्यूब है, ठीक है। तो जो इसका सेंटर होगा वो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, राइट, और इसका अपना सेंटर सेंट्रॉइड यहाँ लाई कर रहा होगा। इन दोनों का मिला के सेंटर एवरेज हो के, मतलब एक जो भी कैलकुलेशन होती है, अभी हम लोग कैलकुलेशन की तरफ बात पे आएंगे, वो यहाँ सेंटर होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम आ जाती है कि क्या नाम है, आपकी जो मटेरियल जो होता है, अगर मटेरियल आपका डिफरेंट हो गया तो फिर क्या होगा, फिर आपका सेंटर भी डिफरेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको। इसका ये मतलब है कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल ये जो पिंक बॉडी है ये वाली, अगर ये बहुत ही हैवी मटेरियल से बनी हो, ठीक है, लेट्स से ये कोई भी हैवी मटेरियल ले लें, मेटल ले लें, फॉर एग्जांपल किसी भी कास्ट आयरन ले लें, तो लेट्स से कि ये आयरन की बनी हुई है, ठीक है। आयरन को हम लोग Fe, ये Fe की बनी हुई है। और सिमिलरली आपके पास जो ये चीज़ है ये बहुत ही लाइट मटेरियल की बनी हुई है, लेट्स से ये प्लास्टिक की बनी हुई है, ठीक है। प्लास्टिक का तो कोई एलिमेंट नेम नहीं होता, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं उसको, प्लास्टिक की बनी हुई है। तो आपका जो बॉडी का ओवरऑल सेंटर ऑफ मास है वो किधर होगा? ऑब्वियसली वो ज्यादा आपका टूवर्ड्स इस साइड पे होगा, राइट, क्योंकि आपका ज्यादा सेंटर ऑफ मास यहाँ ज्यादा आ रहा है। अब सेंटर ऑफ मास का मतलब मास के साथ भी इसका कोई रिलेशन आ रहा है, ठीक है, डेंसिटी के साथ।
तो यहाँ यही पॉइंट कह रहे हैं कि अगर आपकी डेंसिटी डिफरेंट होती है तो आपकी जो सेंटर ऑफ मास है और सेंट्रॉइड वो आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आपका जो सेंटर है वो यहाँ कहीं आएगा। अच्छा, वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या होती है? ठीक है, तो जो कैलकुलेशन होती है हम लोग ज़्यादा इन डेप्थ इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि ये 5-3 से है, 5-4 के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस किया। मगर आपको मैं अगर आइडिया दे दूँ तो ये बेसिकली है कि अगर आपके पास एक लाइन है, कोई भी लाइन हो, बेसिकली कर्व लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो उसका अगर आपने सेंटर फाइंड करना हो तो आप बेसिकली यूँ करते हैं, जो कि आपने कैलकुलस के अंदर किया होगा, कि आप एक छोटा सा लेंथ लेते हैं, उसका सेंट्रोइड फाइंड करते हैं और फिर इसी तरह पूरी बॉडी के लिए करते रहते हैं और ओवरऑल आप उसका एवरेज ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ बता रहे हैं कि इस लाइन का अगर आपने एक्स एक्सिस पे सेंट्रोइड फाइंड करना हो, जो सी है आपका, तो आप ये करेंगे कि आप उसकी छोटी सी लेंथ लेंगे, उस लेंथ का सेंट्रोइड फाइंड करेंगे, उसको लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करके, और ओवर द एरिया, ओवर द कंप्लीट लेंथ 0 से एल उसको इंटीग्रेट कर लेंगे और डिवाइड बाय टोटल लेंथ कर लेंगे, तो आपको बेसिकली सेंट्रोइड आ जाता है। तो इसी तरह आप बेसिकली फाइंड करते हैं। एरियाज के लिए भी आप यही चीज करते हैं। आपका जो बेसिकली एरिया का जो सेंट्रोइड है, किसी भी एरिया का सेंट्रोइड, जैसे रेक्टेंगल का सेंटर पे हो जाता है, सर्कल का अपना एक सेंटर होता है, तो वो इसी फॉर्म, ये बेसिकली उस फॉर्मूला की डेरिवेशन है। बेसिक्स, अगर आप बेसिक्स की तरफ जाए ना, कि आप फॉर्मूला को डिराइव कैसे करते हैं, अब आगे जाके देखेंगे, अपने एडवांस कोर्सेज के अंदर जाके देखेंगे, बैचलर्स के अंदर भी, और अगर अगर आप हायर स्टडीज के अंदर जाएं उसके अंदर भी। तो हमेशा कोई भी थ्योरम आपको बताया जाए, कोई भी लॉ बताया जाए, उसको प्रूव किया जाता है, ठीक है। प्रूव इसलिए किया जाता है कि आपको मतलब विदाउट एनी क्वेश्चन और एनी डाउट बताया जाए कि भाई यही इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला क्यों है, वो डिराइव किया जाता है, ठीक है। तो ये उसकी डेरिवेशन है कि अगर आपके पास कोई भी एरिया सेगमेंट हो तो उसको आप कोऑर्डिनेट्स, उसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स किस तरह डिराइव करेंगे। तो इसी तरह अगर आपके पास वॉल्यूम होगी तो आप उसके लिए कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज हम लोग ने, ये सारी चीज डिस्कस कर ली, आपको थोड़ा आइडिया हो गया कि आपने क्या कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं 5-4 पे, जो कि हमारा टॉपिक है जिसपे हमने डिस्कस करना है ये सारा कुछ। तो 5-4 बेसिकली है कॉम्पोजिट बॉडीज एंड फिगर्स अप्रोक्सीमेशन। तो ये बेसिकली ये चीज है कि अगर आपके पास डिफरेंट बॉडीज हो जो कि आपस में जुड़ी हुई हैं, तो उनका सेंट्रॉइड किस तरह फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल, कि अगर आपके पास कोई, फॉर एग्जाम्पल, जैसे परफ्यूम की बोतल है, अब परफ्यूम के जो मेन, जो परफ्यूम का एक कैप होगा और परफ्यूम की एक अपनी बॉडी होगी, राइट। परफ्यूम के जो कैप होगा उसकी अपना एक सेंट्रॉइड होगा और परफ्यूम की जो बॉडी है उसका अपना एक सेंट्रॉइड होगा। तो ओवरऑल इस बॉडी का सेंट्रॉइड क्या होगा, आप इन दोनों के अलग अलग मैसेस की, ठीक है, इसके सेंटर ऑफ मैसेज फाइंड कर सकते हैं, और इनको जब ज्वाइन टुगेदर करेंगे, फिर आप उनको जब साथ मिला लेंगे तो फिर आपको ओवरऑल सेंटर ऑफ मैस पता चल सकता है। तो बेसिकली अगर हम लोग पिछला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था जिसपे वो हम लोग ऊपर इंटीग्रेट कर रहे थे और नीचे टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो अगर हम लोग जनरलाइज करें तो वो किसी भी बॉडी के लिए, अगर आप सेंटर ऑफ मैस फाइंड करना चाहें तो वो इस तरह फाइंड करेंगे। आप उसके इंडिविजुअल मैसेस को लेंगे, उस इंडिविजुअल मैसेस के सेंट्रॉइड्स के साथ उनको मल्टीप्लाई करेंगे, और जितने भी मैसेज हैं, अगर 5 हैं तो मैस 1 इंटू सेंट्रॉइड 1, मैस 2 इंटू सेंट्रॉइड 2, इन सबको आप सम करके डिवाइड बाय टोटल मैस कर देंगे, ठीक है। तो इसी, और ये आपको बता देगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, क्योंकि आपने एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड फाइंड किया है। तो इसी तरह आप वाई फाइंड करेंगे और जी फाइंड करेंगे। और अगर आपके पास कोई होल आ जाता है या कोई कैविटी आ जाती है तो उसको आप नेगेटिव क्वांटिटी ट्रीट करेंगे। हम लोग अभी ये सारा डिस्कस कर रहे हैं किस तरह इसको करते हैं। तो ये तो अभी जो मैं आपको बता रहा था ये मैसेस के लिए बताता है, सेंटर ऑफ मैस किस तरह फाइंड करते हैं। तो अगर आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना है, सेंट्रॉइड क्या कहता है हमने, सेंट्रॉइड क्या चीज होती है, सेंट्रॉइड बेसिकली एक किसी ज्योमेट्रिक शेप का सेंटर होता है। तो अगर आप मैस की जगह एरिया डिफाइन कर लें तो किसी भी 2 डायमेंशनल बॉडी का एरिया और उसके उस छोटे एरिया का सेंट्रॉइड से अगर आप फाइंड करें तो वहां आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं उस सेंट्रॉइड का। मतलब कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक पिंक, बेसिकली मैंने एक छोटा सा पिंक सेक्शन किया हुआ है। तो अगर इस पिंक सेक्शन का एरिया मैं फाइंड करूं और इस पिंक सेक्शन का सेंट्रॉइड मुझे पता है एक्स ऑफ सी, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एरिया को एक्स ऑफ सी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा
फिर क्या करूंगा, फिर एक और एरिया लूंगा, उसका सेंट्रॉइड लूंगा, उस इस एरिया को इस सेंट्रॉइड के साथ मल्टीप्लाई करके इस पिछले वाले के साथ ऐड कर दूंगा, ऑल द वे मैं पूरा जाऊंगा। तो बेसिकली ये इस फॉर्मूला से वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये जो हमने सेंट्रॉइड की बात की है, हम लोग जब कंपोजिट बॉडीज के ऊपर जाएंगे तो हम लोग बेसिकली अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। हम बेसिकली कह रहे हैं कि आपकी जो जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपके पास ज्योमेट्रिक शेप है, उनकी एलिमेंट्री शेप से वो बना हुआ होगा, राइट। तो अगर आपके पास कोई भी एक बेसिक ऑब्जेक्ट है तो उसको आप यूजिंग स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स और सर्कल्स बना सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इन चारों चीज़ों से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं तो इनके इंडिविजुअल सेंट्रॉइड्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर का तो सेंट्रॉइड सबको पता है कि वो एग्जैक्टली सेंटर पे है। तो अगर कंप्लीट लेंथ आपके पास यहाँ से यहाँ तक एल है, तो जो सेंट्रॉइड जो आपके पास यहाँ से यहाँ तक अगर मैं एक्स ऑफ सी कहूँ, ठीक है, एक्स ऑफ सी क्या है, एक्स ऑफ सी बेसिकली सेंट्रॉइड का एक्स डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे। तो ये बेसिकली होगा L/2। और सिमिलरली अगर मैं सेंट्रॉइड का y फाइंड करना चाहूँ, सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट क्या है, तो वो बेसिकली वो भी अगेन L/2 होगा। तो ये तो हमने सेंट्रॉइड ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लिया। तो रेक्टेंगल का भी एग्जैक्टली सेम इसी तरह होगा। अगर ट्राइंगल की तरफ आ जाते हैं, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड किधर होगा, वो एग्जैक्ट इस सेंटर पे तो नहीं होगा, वो कहाँ, वो बेसिकली जहाँ ज्यादा मैस है उस तरफ होगा, तो वो बेसिकली समवेयर ओवर हियर होगा। तो एग्जैक्टली किस तरह पता चलता है कि उसका सेंट्रॉइड किस तरह है। आप अगर अपनी बुक को के बैक साइड पे जाएं और वहाँ अपेंडिक्स डी खोलें, तो अपेंडिक्स डी के अंदर बेसिक शेप्स के सेंट्रॉइड्स आपको बताए हुए हैं कि अगर आपके पास एक सेमी सर्कल है तो उसका सेंट्रॉइड किस तरह होता है, एक सर्कुलर एरिया है तो उसका सेंटर तो हमेशा उसके सेंटर पे ही होता है। अगर आपके पास रेक्टेंगल है तो उसका सेंटर अगेन रेक्टेंगल का भी सेंटर हमेशा आपको बहुत आसानी से ब्रेथ बाई 2 h/2 के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। अगर ट्राइंगुलर एरिया है तो उसको किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ट्राइंगुलर एरिया का भी आपको यहाँ बताया हुआ है, और ट्राइंगल को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि ट्राइंगल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऑलराइट, तो उसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल है जिसके थ्रू हम जो ओवरऑल जो आज हमने डिस्कस किया है वो उसको आप नजर आ जाएगा कि उसका क्या मकसद है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अक्सर स्टूडेंट्स को रिलेट नहीं कर पा रहे होते कि सर हमें समझ नहीं आ रही है एग्जैक्टली ये इसका मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेशन और ये जो फॉर्मूला हमने बताया है उसका कुछ समझ नहीं आ रही। तो बेसिकली इस डायग्राम के थ्रू हम लोग बताएंगे कि हम क्या डिस्कस करना चाह रहे थे। तो बेसिकली आपको एक शेडेड एरिया दिया हुआ है कि ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इस एरिया का सेंट्रॉइड हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इस एरिया का सेंट्रॉइड किस तरह हम लोग फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इस शेप को बेसिक शेप्स में डिवाइड कर लेंगे। अब इसकी बेसिक शेप्स क्या हो सकती हैं, इस तरह, ठीक है। जो बेसिक एलिमेंट्री शेप्स हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ ये आपका एक नंबर 1 स्क्वायर आ रहा था, ये आपका एक सेमी सर्कल आ रहा था, ये आपका सेकंड एरिया हो गया, ये खाली एक स्क्वायर आ रहा है, इसको नंबर 3 कह दें, और ओवरऑल आपके पास एक बचा हुआ पीछे एक ट्राइंगल बना है, तो ये आपका 4। तो आपने बेसिकली 4 हिस्सों पे उसको डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं। मैंने अगर इसको 4 लिया हुआ है तो आपका हो सकता है ये नंबर 4 हो जाए, ठीक है, वो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अच्छा, अब हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर, मतलब इस चैप्टर के अंदर अगर आपको ये जो टेबल यहाँ ड्रॉ की हुई है, अगर आपको ये टेबल समझ आ जाए, समझे कि आपको पूरा चैप्टर आ गया। चैप्टर नंबर 5 में से कोई भी सवाल हो, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड दिस टेबल, आपको समझ आ जाएगी क्या करना है आगे, ठीक है। तो बेसिकली जल्दी से करते हैं, हमारे पास कितने मिनट रहते हैं, ओके, ठीक है। तो आपके पास एक ये इस तरह की 4 शेप्स गिवन थी। अब हमने क्या करना है, जैसी जब भी हम लोग इस सेंट्रॉइड्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो आपने क्या करना है, अपने सबसे पहले एक टेबल बना देनी है। टेबल के अंदर जो सबसे पहला कॉलम होगा वो आपने पार्ट्स लिखने, और आपने अपने जो भी पार्ट्स, जितने पार्ट्स पे डिवाइड किया है वो आपने यहाँ लिख देने, ठीक है। एक और चीज, आप जब एलिमेंट्री शेप से डिवाइड करते हैं ना,
अब जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ हमने 4 शेप्स में डिवाइड किया, जरूरी नहीं है कि सब ने 4 पे डिवाइड किया हो। ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों ने यूं भी किया हो सकता है कि उन लोगों ने एक, मैं एक मिनट यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और लेट्स यूज ग्रीन। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग यूं करें कि वो एक रेक्टेंगल यूं बनाए, एक यू बनाए, एक शेप ये ले लें और फर्दरमोर आखिरी रेक्टेंगल ये ले लें। तो इस तरह के कि वो बहुत ज़्यादा शेप्स भी बना सकते हैं, वो 4 से ज़्यादा शेप्स बना सकते हैं। इसको नंबर 1 कहेंगे, नंबर 2 कहेंगे, नंबर 3 जो बाकी है 4 5। तो बेसिकली पॉइंट इज कि आप जरूरी नहीं कि 4 बनाए, 4 से ज़्यादा भी बना सकते हैं। जितने भी पार्ट्स बनाए आपने उनको लेस डाउन करना है। एग्जैक्टली हम लोग जो अनशेडेड एरिया उसको भी इंक्लूड करेंगे और बाद पे हम लोग उनको माइनस कर देंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ माइनस देख सकते हैं, माइनस यहाँ ऑलरेडी आ रहा है, तो उसको मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होता है वो चीज़। राइट, तो सबसे नंबर 1 हमारा जो पार्ट नंबर 1 था, हमने उसको स्क्वायर कहा था कि स्क्वायर आपका बेसिकली अगर यहाँ जाएं तो स्क्वायर आपका बेसिकली ये एरिया था। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से जो डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो अपने अगर आप नोट्स आपके पास हैं और डेफिनेटली आपके पास नोट्स होने चाहिए, तो सबसे स्टेप नंबर 1 इज कि आपने टेबल के अंदर पार्ट्स ड्रॉ करने हैं और जो पहला कॉलम है उस पर आपने टोटल पार्ट्स बता देने हैं, 1 2 3 4 आपने ड्रॉ कर दिया है। अच्छा, सेकंड स्टेप इज कि लेट्स से आपने पार्ट नंबर 1 लिया है, अब पार्ट नंबर 1 आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्टेप नंबर 2 इज कि आपने एक्सिस डिफाइन करना है। अब आपने बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं एक्सिस बना देना और एक्सिस का जो ओरिजिन है वो भी कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। मतलब कि अगर आपने एक्स और वाई किया हुआ है तो एक्स और वाई का जो ओरिजिन है वो सेंटर पे है। तो सेंटर को मैं ये बना देता हूँ, ये आपका सेंटर आ गया। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने हर इंडिविजुअल शेप का पार्ट नंबर 1 2 3 4 इन सब का आपने अलग अलग से एरिया फाइंड करना है और उसके सबसे पहले एरिया फाइंड करना है। तो हम लोग एरिया की तरफ आते हैं। तो ये स्क्वायर आ गया, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, इस स्क्वायर का जो एरिया होगा वो बेसिकली 12 इंटू, आप ये भी देख सकते हैं कि ये आपका 12 है, ये क्या है, ये एक्चुअली ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है। तो यहाँ मतलब एक्स एक्सिस के अंदर यहाँ से ले यहाँ तक 12 है और वाई एक्सिस के अंदर अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक एरिया लेंथ देखें तो वो 4 + 4 + 2 है, तो ये 10 बनता है। तो यहाँ आपके पास ये 10 है, तो 10 × 12 करेंगे तो आपके पास 120 आ जाएगा। तो जो आपका बॉडी शेप नंबर 1 थी उसका एरिया आपके पास 120 आ गया। ठीक है, अनशेडेड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी बात करता हूँ उसकी। ओके, तो उसके बाद सिमिलरली अब पार्ट नंबर 2 किसको हमने कहा था, पार्ट नंबर 2 हमने कहा था ट्राइंगल को। ठीक है, अच्छा ट्राइंगल आपका, ट्राइंगल यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये आपका ट्राइंगल बन गया। राइट, तो ट्राइंगल की जो हाइट है वो तो आपको ट्राइंगल का फॉर्मूला अगर याद हो तो 1/2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इस केस पे जो आपकी हाइट है वो है 10। ठीक है, ये आपकी हाइट है। जो ब्रेथ हो गया वो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस एग्जैक्टली कितना है, किस तरह फाइंड करेंगे, ये 5 तो नहीं है क्योंकि 5 तो इस रेक्टेंगल तक लाई कर रहा है। मैं आपको बड़ी वाली डायग्राम से बता देता हूँ, यहाँ से समझा देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो जो विड्थ होगी वो ये वाली विड्थ होगी। राइट, तो इसको हम लोग किस तरह फाइंड कर सकते हैं, बेसिकली ये फाइंड इस तरह हो सकती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि 3, मैं आपको अलग से बताता हूँ,
ये वाला 3 यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये देखें कि ये बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक और 3 है, तो 3 + 3 + 3 9 हो गया आपका, +2 और +5, तो कंप्लीट ये लेंथ हो गई। आपके पास कितने हो गए? 6 + 10 18, तो टोटल आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक 18 हो गया। तो जो ट्राइंगल की जो ब्रेड्थ होगी वो कितनी होगी? 18 - 12 करेंगे तो आपके पास 6 आएगा। तो 6 बेसिकली आपके पास यहाँ है, 10 आपके पास उसकी हाइट है, तो बेसिकली हाफ इंटू आप 10 × 6 करें तो ये बेसिकली आपको 30 देगा। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली 30 उसकी एरिया होना चाहिए और आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास 30 आ रहा है। ठीक है, तो ट्राइंगल को भी हमने कवर कर लिया। ट्राइंगल के बाद हमारे पास कौन सा एरिया? नंबर 3 आपके पास ये वाला एरिया आ गया जो कि सेमी सर्कल का था। अच्छा, आप देख सकते हैं कि जो सेमी सर्कल का जो एरिया था, सेमी सर्कल आपका अनशेडेड एरिया था। ठीक है, तो पहले मैंने बात की थी कि अनशेडेड एरियाज को भी हम लोग उनके एरियाज फाइंड करेंगे जब हम लोग अपनी कैलकुलेशन के टुवर्ड्स द एंड आएंगे ना, तो जो अनशेडेड एरिया उनको हम लोग नेगेटिव एरियाज ले लेंगे। ठीक, क्योंकि ये नेगेटिव एरिया, यहाँ कोई एरिया नहीं है, हम टोटल एरिया में से इस एरिया को माइनस करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लें, तो बेसिकली सेमी सर्कल का जो एरिया होगा वो होगा आपका πr² डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये चीज करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, और इसके साथ हमने नेगेटिव लिखा हुआ है क्योंकि ये आपका नेगेटिव एरिया आ रहा था। सिमिलरली उसके बाद आपके पास जो छोटा रेक्टेंगल बना था, इस छोटे रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 4 × 2 है। ठीक है, 4 × 2 हो गया, और क्योंकि ये अनशेडेड था इसको भी हम लोग -8 के साथ लिख रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हमने जो अपना कॉलम बनाए हैं, इस कॉलम के अंदर सारे एरियाज को हमने ऐड अप कर देना है, जो नेगेटिव है उनको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बेसिकली होगा 120 + 30 -14.14 -8, तो आपके पास ओवरऑल ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका एरिया हो गया। अब हम लोग आते हैं सेंट्रॉइड्स की तरफ, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई की तरफ आते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग, अच्छा ये चीज याद रखिएगा कि हम लोग जो सेंट्रॉइड्स हैं वो हम लोग अपने ओरिजिन से मेजर करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लिख लें कि जो सेंट्रॉइड्स, किसी भी शेप के सेंट्रॉइड हमेशा इस ओरिजिन से होते हैं जो भी ओरिजिन आपने लिया था। अगर आपने यहाँ ओरिजिन लिया तो यहाँ ठीक है, अगर आपने ओरिजिन फॉर एग्जांपल यहाँ लिया हुआ था तो आप वहां से मेजर कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस माइनस, ओके। तो ये जो आपके पास शेप नंबर 1 थी, जो आपके पास ये वाली शेप थी, इसका आपका क्या ख्याल है? इसका जो सेंट्रॉइड है, इसका सेंट्रॉइड लेट्स से यहाँ कहीं होगा, वो इससे x डिस्टेंस यहाँ कितना होगा? मतलब ये और x, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ x को देख रहे हैं ना, हम लोग बेसिकली सेंट्रॉइड्स के x डिस्टेंसेस को देख रहे हैं। तो बेसिकली ये जो अगर इसका इस ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड यहाँ है, तो ओरिजिन से लेके सेंट्रॉइड तक क्या डिस्टेंस बन रहा है? हमें पता है कि इसकी जो अब इंडिविजुअल शेप थी वो ओवरऑल 12 थी, तो 12 का हाफ 6 बनता है, तो इसलिए हमने 6 यहाँ लिख लिया है। और उसी तरह ये जो आपके पास शेप है, इसका जो कंप्लीट y डिस्टेंस था वो आपके पास 10 था, तो जो सेंट्रॉइड होगा वो 10 का हाफ होगा, तो 10 का हाफ आपके पास 5 हो गया। ठीक है, ओके। तो ये आपके पास कॉलम नंबर 1 आ गया, कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3 पे आपने सेंट्रॉइड्स के x डिस्टेंस फाइंड करना है, कॉलम नंबर 4 पे आपने सेंट्रॉइड्स के y डिस्टेंस फाइंड करने हैं। अच्छा, अब हम लोग कॉलम नंबर 5 और 6 की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बाकी ये जो वैल्यूज हैं इनकी तरफ आएंगे। जो कॉलम नंबर 5 है, कॉलम नंबर 5 बेसिकली आपका वो कॉलम है जिसपे आपने क्या किया, आपने कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस हैजिफ के आपने एक्सेल फाइल बनाई भी है और आपने क्या है कि जो कॉलम नंबर 2 है उसको मल्टीप्लाई कर दो कॉलम नंबर 3 से, और कॉलम नंबर 5 का आंसर ये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 120
मल्टीप्लाइड बाय 6, तो आपका आंसर ये आ गया। तो और इसी तरह जो कॉलम नंबर 6 है वो आपके क्या होगा, ए एरिया इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द शेप, तो 120 इंटू वाई, तो कॉलम नंबर 2 इंटू कॉलम नंबर 4, तो 120 इंटू 5 करें तो आपका 600 आ जाता है। तो आपने ये चीज कर ली, तो इस तरह बेसिकली आपको पता चल गया कि ये दो कॉलम्स क्या हैं। अच्छा, अब हम लोग आते हैं दोबारा एक्स की तरफ। हमने कॉलम ये वाला 6 और ये वाला एक्स और वाई दोनों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी, हर शेप पे इंडिविजुअली जाके। तो हमने एक्स और वाई को दोनों देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि जो शेप नंबर 2 है आपकी, जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सेंट्रोइड किस तरह फाइंड करेंगे। अच्छा, जो ट्राइंगल का जो फॉर्मूला लिखा हुआ था, ट्राइंगल का ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, ठीक है, कि आपके पास अगर ये ट्राइंगल है जो कि एक आर्बिट्री शेप इस तरह है, अगर यहाँ कोई डिस्टेंस बन रहा है आपका, मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से आप यू मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपका ये डिस्टेंस बन रहा है तो इसको आपने क्या कहते हैं, लेट्स से नहीं सॉरी, आप यहाँ से इस, क्योंकि इस डायग्राम के अंदर इधर से मेजर हो रहे तो हम लोग यहाँ से बता देते हैं। अच्छा अच्छा, आवाज मेरी कट हो रही है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि ये ठीक है, नो प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से मेरे इंटरनेट थोड़ा कमजोर है अभी। तो यूं करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसको फिर मैं अलग से रिकॉर्डिंग करके आपको भेज दूंगा। ओवरऑल आज की जो लिए इतनी ही रिकॉर्डिंग काफ़ी है मेरे लिए, मेरे ख्याल से लेस देन 1 मिनट रहते हैं। क्लास को एंड करते हैं और वापस रिस्टार्ट करते हैं। जब रिस्टार्ट करेंगे तो हम लोग सिर्फ क्विज करके ओवरऑल करें। मैं पहले सबसे पहले इसको वाइंड अप कर लूँ, फिर मैं अगली इसको फिर क्विज़ की तरफ आएंगे, ठीक है। तो क्लास को यहाँ एंड करते हैं और फिर आपकी अटेंडेंस और बाकी सब कुछ भी कर लेंगे।